नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहा है। उस पर तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उन्होंने जो जो आंकड़े सामने रखे उसके बीच में ये जरूर कहा कि जेनजी को, युवाओं को ये आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि अब उनसे ही उम्मीद है वही इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। नेपाल में जब जेनजी का आंदोलन हुआ, कितने लोग उसमें मरे थे, तब भी राहुल गांधी ने ये बात कही थी, उनकी पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी, और आज भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जब इस तरीके की बात कहते हैं, बाकी तो वो जो कहते हैं सब कुछ कहीं ना कहीं कहीं किसी तरफ दिख जाता है, लेकिन जब वो जेनजी की बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है, बहुत खुलकर सामने आ जाता है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से, किसी तरह के किसी लोगों द्वारा गाइडेड है। कोई उनसे कुछ कह रहा है, कहलवा रहा है, वो कह रहे हैं। और जिस तरीके से अब नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में हुआ या जो पूरे विश्व में चल रहा है, और जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले ही ये करीब करीब स्पष्ट हुआ, अमेरिका की तरफ से स्वीकार किया गया कि भाई उनकी तरफ से एक रिजीम चेंज ऑपरेशन चलता रहा है। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन कौन चला रहा था, ये सब चीजें बड़ी एक अब छुपा कुछ है नहीं। राहुल गांधी अगर उसी की शब्दावली में, उसी की भाषा में बात कर रहे हैं, आज वोट आए तो थे, वो वोट चोरी के बारे में, तथाकथित वोट चोरी जो उनको लगता है कि हो रही है, वो उसके बारे में कहने बताने आए थे। लेकिन उसमें वो बता क्या रहे हैं, उनका ध्यान उस किसी भी शिकायत, अपनी ही शिकायत को वो स्वयं गंभीरता से नहीं लेते हुए दिख रहा है। वो बता रहे हैं कि जेनजी जो है वो विद्रोह करे, सड़क पे आए। मतलब शब्द इनके अलग थे, लेकिन भाव यही था कि भाई जेनजी उतर जाए। तो जेनजी जब आप कह रहे हो तो जेनजी का शब्द का एक खास तरह का उसका एक अर्थ है। उस अर्थ को जब आप बोल रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि आपके पीछे कौन है, आपकी नीयत क्या है, और आपका पूरा आप कहना क्या चाहते हो। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ यहीं तक, उनकी ये कहानी, जेनजी की कहानी यहीं तक नहीं है। वो पिछले लगातार समय से, कुछ समय से जिस तरीके का एक विदेशी कठपुतली की तरह से काम करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने सेना को लेकर अभी 2-3 दिन पहले बिहार में जिस तरीके की बयानबाजी की है, वरना तो कभी इससे पहले देश में इस तरीके से जातियों में बांटने और इस तरीके के काम नहीं किए जाते रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए तथाकथित युवराज जो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने, देश की सत्ता को कमजोर करने, देश की सरकार को की वैधता को खराब करने, वैधता को चुनौती देने के लिए वो ये कर रहे हैं। तो ये एक डिजाइन है। ये डिजाइन कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पता है लोगों को, और बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो सबको पता है। सर, बिहार चुनाव चल रहा था, तारीखों का ऐलान हो रहा था, प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी कोलंबिया चले गए, 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर चले गए, तो वहां से कुछ ना कुछ तो लेकर आए हैं, कोई ना कोई टूल किट तो लेकर आए हैं, और उसी टूल किट की आड़ में वो वोट चोरी की बात करते हैं। वो भी कहा कि हरियाणा की चुनाव हो रहा है बिहार में, अगर उनको इतनी चिंता है कि वोट चोरी ना हो जाए, तो उनको तो 1 सितंबर को, यानी कि करीब करीब 2 महीने पहले ड्राफ्ट मिल गया था बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का। तो इन 2 महीनों में वो वहां की वोटर लिस्ट की खामियां निकालते तो बात समझ में आती कि कल पहले चरण का मतदान होना है, आज वो सारी खामियां गिना रहे हैं, या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हलफनामा लेकर। वो काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो हरियाणा पहुंच गए। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? इससे साफ लगता है कि वो देश में सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, विदेशी तंत्र के हाथों। देखिए, ये आपका आपका बिल्कुल सही कहना है कि भाई आज तो दिन बिहार की बात करने की थी। अगर बिहार में कोई गड़बड़ी थी तो आप उसके बारे में करते और सही फोरम पे करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसका तरीका नहीं था, चुनाव आयोग था उसका तरीका। अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका था। लेकिन उनका ध्यान उस एक पुरानी कहानी पे, जिसको आप झूठ बार बार बोलकर और हरियाणा सब दुनिया भर की अपनी कहानी एक रची और लाकर आपने कही। अब इसमें देखिए, बहुत छोटी बात है कि जब आप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उस पूरी में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट समझ में आती हैं कि राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं। उनकी पूरी बातों का जो जेनजी वाला जो उनका विध्वंसात्मक सोच है, विध्वंसात्मक जो उनका एक टोन है, उसके अतिरिक्त जो 2 बातें वो कह रहे हैं, उसके बाद जो बातें कह रहे हैं, उनमें से 2 बातें। पहली बात कि मतदाता सूचियां ठीक नहीं है, मतदाता सूचियों में बार बार रिपीटेटिव नाम आ रहे हैं, गलत पते आ रहे हैं, उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर होता है। तो वो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो वो कहें कि भाई एसआईआर का हम समर्थन करते हैं, ये सब पोलिंग लिस्ट जो एक वोटर लिस्ट है ये ठीक होनी चाहिए, इसको ठीक करने का एक ही तरीका है चुनाव आयोग के पास, वही तरीका, आप उसी का विरोध कर रहे हो। दूसरी चीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता है हरियाणा में बैठे वो निकम्मे, कामचोर और आलसी है। इसका यही मतलब है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पार्टियों के जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं,
हर मोहल्ले मोहल्ले, तो वो सबको जानते हैं, वो वोटर लिस्ट की उनको जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है कि मकान नंबर इसमें ये रहते हैं, उसमें ये रहते हैं, उसमें ये रहते हैं, कितने वोटर हैं, कितने जाते हैं, कितने नहीं जाते, और कितने किसको देते हैं, ये भी सबको पता होता है। गांव मोहल्ले में सब लोग जानते हैं कि कौन किसका वोटर है। तो अगर वहां पर बीजेपी का एक व्यक्ति, अगर हम मान ले, पहली बात तो सीधी बात है कि जिन 22 लोगों या जिन लोगों की कहानी वो दिखा रहे हैं उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, ये कैसे राहुल गांधी को पता चला? आप जिस तरह इतना बड़ा झूठ बारंबार बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, तो किस उन्होंने आपको बताया, या आप उनको लाकर दिखा रहे हो कि ये बीजेपी का वोटर है, तो आपका झूठ है। लेकिन फिर भी चलिए हम राहुल गांधी की बात को मान लेते हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो भाई बीजेपी को जब वोट दिया तो बीजेपी के लोगों ने उन्होंने उनका उस नकली वोटरों को डलवाया होगा आपके अनुसार। तो आपका कार्यकर्ता, आपका बूथ लेवल कार्यकर्ता, आपका जिला अध्यक्ष, आपका ब्लॉक अध्यक्ष कर क्या रहा था? वो तो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ था, वो तो आपस में ही एक दूसरे को टांगे खींच रहा था, वो जाति के आधार पर आप ही के पार्टी के दूसरे नेताओं को नीचा दिखा रहा था। तो राहुल गांधी अपनी इन फाइटिंग, अपने निकम्मेपन, अपने काहिलपन को छुपाने के लिए वो आज ये तमाशा कर रहे हैं, जबकि एक तरह से उनकी स्वीकारोक्ति कि भाई हम नहीं मैनेज कर पाए। दूसरी चीज है कि देखिए, चुनाव पोलिंग जो वोटर लिस्ट होती है उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं, उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक कराने की एक व्यवस्था है कि भी दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ये गड़बड़ी कराएगा तो दूसरा पकड़ के ले जाएगा, दूसरा कराएगा तो तीसरा कराएगा, और अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओगे तो वो उस पर स्टे हो जाएगा। आप कोर्ट में गए, कोर्ट में 15 नाम मांगेगा, आपने 15 नाम भी आप नहीं दे पाए और आप यहाँ पे गिनतियां गिना रहे हो। तो देखिए बहुत सीधी बात है कि राहुल, अच्छा दूसरी बात है कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो सीसीटीवी की जो वोटर लिस्ट की जो मतदाता केंद्र की सीसीटीवी की फुटेज वी आर डिस्ट्रॉइंग, अब उनका शब्द है कि डिस्ट्रॉय कर। अरे भाई, एक नियम है, एक नियम से जिसपे सुप्रीम कोर्ट की भी अनुमति है कि 30 से 60 दिन के बाद जो चुनाव के वो सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो भाई 30 से 60 दिन हो चुके, उसके बाद आपने ये मजमा लगाया, 30 से 60 दिन से पहले आपने हरियाणा चुनाव के जो 30 से 60 दिन की जो अवधि थी तभी आप ये तमाशा कर लेते हैं, एक एक आपके आरोप वेरीफाई हो जाते। लेकिन आपकी रुचि आरोपों को वेरीफाई कराने में नहीं थी, आपकी रुचि भारत की इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो कि अब आप बहुत स्पष्ट रूप से आज इन्होंने बार बार इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन, इस सब को अटैक किया। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी बोल रहे थे, शब्द किसी और के थे, जो 3 इडियट्स फिल्म में जो थे ना कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, तो कहीं कोई अमेरिका में, कहीं कोई ब्राजील में बैठा था जो कह रहा होगा कि भाई बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। आपने ब्राजील का जिक्र किया, उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई कि 223 जगह इनका नाम है, कहीं पिंकी बनकर, कहीं सरस्वती बनकर इन्होंने वोट डाले। पहले तो राहुल गांधी ये एस्टेब्लिश करें, ये साबित तो करें कि उसने 223 जगह वोट डाला या 10 जगह वोट डाला। ये तो उनको पता ही नहीं कि वोट डाला या नहीं। यही बात तो सर चुनाव आयोग कह रहा है एसआईआर करते वक्त कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम है, उनकी डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने तो कह दिया, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन करते हैं लेकिन उसका विरोध करते हैं। उसका तो ख्याल संभवतः राहुल गांधी ने उसको बहुत सीरियसली लिया, तभी तो तुरंत अभी कुछ दिन पहले जो कंबोडिया गए थे, बगल में ही तो ब्राजील है, तो वहां पे हो सकता है कि कंबोडिया का बताया वो ब्राजील भी गए उसको ढूंढने के लिए कि भाई वो ब्राजील मॉडल मिल जाए। राहुल गांधी की बुद्धि को तो की बलिहारी है, उन्होंने हो सकता है वहां मिली हो, मिल के आए भी हो, उससे मिले भी हो। लेकिन देखिए अब एक बात आती है कि हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि किसी ने किसी सनी लियोनी के नाम पर वोटर लिस्ट बन गई, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो इस भारत में पैसे देकर या आंख मूंद कर बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां होती हैं, हर विभाग में, किसी एक विभाग में नहीं। आप पासपोर्ट भी बनवाना चाहो तो किसी गलत पर बनवा सकते हो। अभी इस देश में चीजें फुल प्रूफ नहीं हुई हैं, काफी बदली हैं, काफी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फुल प्रूफ सिस्टम नहीं, और शायद विश्व में कहीं नहीं होता है। विश्व में हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, आधार भी लोग फर्जी बनवा ही रहे ना बंगाल में। तो अब बात आती है कि भाई जब अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म इन प्लेस है। आप उस मैकेनिज्म को यूज क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ये सारे नाम अगर आज चुनाव आयोग, अभी देखिएगा संभवतः 1-2 दिन में चुनाव आयोग ये जो स्वीटी, सीमा और सरस्वती हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री आएगी। तो भाई ये सीटी, सीमा, सरस्वती सब कांग्रेस के जमाने में ही आई होंगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आता है चुनाव आयोग में डल जाए, वोटर लिस्ट में आ जाता है। ये सब हो सकता है कि पहले से वोटर हो, जब वहां पर कांग्रेस की हुड्डा जी की सरकार थी। सवाल ये है कि उसी को तो पकड़ने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है। आप रुकावट क्यों बन रहे हो? आप रुकावट क्यों बन रहे हो? और दूसरा ये कि आप ये तो साबित नहीं कर पा रहे ना कि उसने वोट दिया। भाई आपको याद होगा एक शख्स था जिसका नाम राहुल गांधी ने इससे पहले वाले बम के दौरान लिया था, जब कहा था कि तब भी मैं एक बम फोड़ रहा हूं, बेचारा बेंगलुरु का था जो बॉम्बे गया, उसकी ट्रांसफर होती रही, उसकी आपने पूरी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी, जबकि उसने शायद एक ही जगह वोट किया था, बाकी जगह तो उसके नाम
वोटर लिस्ट में शामिल हो गए थे, लेकिन वोट तो नहीं दिया। तो ये जो ब्राजीलियन है, इसने भी कितनी जगह वोट दिया ये तो तय नहीं कर पाए राहुल गांधी। उसके लिए फिर वो आ जाते हैं सीसीटीवी फुटेज पर। सर, सीसीटीवी फुटेज 60 दिन तक की संजो कर रखी जा सकती है, उसके बाद तो उसको हटा देते हैं। राहुल गांधी कह रहे डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि साजिश के तहत डिस्ट्रॉय किया गया। और आगे सुनिए, राहुल गांधी को एग्जिट पोल्स पर बड़ा भरोसा हो गया। मुझे तो लग रहा है कि एग्जिट पोल के आधार पर ही सरकार बना देनी चाहिए राहुल के हिसाब से। कह रहे एग्जिट पोल में तो 5 एग्जिट पोल में हरियाणा में हम जीत रहे थे और हम चुनाव हार गए। सर, राहुल गांधी ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले, याद कीजिए, इन सब पार्टियों ने अब कहा था सोशल मीडिया पर हम चुनाव जीत रहे हैं और हम हार कैसे सकते हैं। याद है, 299 सीटें इनको सोशल मीडिया में मिल रही थी। ये बातें भी राहुल गांधी कह रहे थे कि किस तरह की बचकानी दलीलें लेकर आ जाते हैं। सर देखिए, अब इनकी दलीलों का तो क्या कहें, लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने आज पोस्टल बैलेट की भी की कि पोस्टल बैलेट में तो हम जीत गए थे 30 सीटें और उसमें बीजेपी हार गई थी। देखिए, एकदम सफेद झूठ, बिल्कुल वो है। पिछले कुछ समय में ट्रेंड बदला है। पोस्टल बैलेट में उसको सीटों में कभी भी वो नहीं कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो अपने आप में ही शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। ऐसा उसको सीधे शब्द सीटों में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो पोस्टल बैलेट जो कर रहा होता है वो अमूमन सरकारी कर्मचारी होता है। और पिछले कुछ समय में सरकारी दफ्तरों में काम काज के कल्चर में बहुत भयानक बदलाव आया है। सरकारी कर्मचारी, आप किसी से भी, आपके भी परिवार में कोई होगा, आप उनसे पूछे कि भाई, तो सब कहेंगे भाई हमारी तो मतलब जो पहले होता था सरकारी नौकरी आराम की नौकरी होती थी। एक बार लग गई तो पूरे जीवन जो है आराम रहता था और कुछ काम नहीं करना होता था। बैंक वालों की तो सबसे बुरी हालत है, और टीचर और तमाम जो और भी जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, सबको काम, मेहनत बहुत बढ़ी है, काम बहुत बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, कोई इससे इनकार नहीं करेगा। और वो उस वर्ग की एक अलग अलग तरह की नाराजगियां होती हैं। तो वो उस, जैसे कि उनको ओपीएस नहीं मिला, तो वेतनमान नहीं मिला, तो वो उसके हिसाब से आज के समय में वो अपनी पोलिंग वोटिंग कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ ट्रेंड बाकी जगहों से अलग है, भाई बाकी हरियाणा के मुद्दे वही है, लेकिन सवाल है कि उस हरियाणा के मुद्दों में भाई कुछ और भी तो हो सकता है ना। देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उनके लिए कांग्रेस कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं ट्रेंड बदल सकता है। इसको एक ध्रुव सत्य की तरह रखना, ये अपने आप में एक धूर्तता है, एक झूठ है, जो कि लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने किया। दूसरी जो आपकी बात थी कि भाई देखिए ये किस तरीके की दलील एग्जिट पोल को लेकर दे रहा है। भाई एग्जिट पोल में कितनी बार हुआ इस देश में कि भाजपा जीत रही थी। अब सबसे ताजा उदाहरण हमारे मतलब बिहार, और वहां तक मैं नहीं जा रहा हूं, अभी सबसे पहले 2024 की बात कर लें कि भाजपा तो 400 पार थी, भाजपा ने किसी तरीके से सरकार बन गई। अगर भाजपा 240 सीटें से मतलब शायद 15-20 सीटें कम आती तो भाजपा जीत ही नहीं पाती। अच्छा, दूसरी बात, चलिए कोई बात नहीं, भाजपा को तो इतनी बुरी गलती थी कि उन्होंने जितना गड़बड़ी किया उसके बाद इतना वोट आया। अगर इस तर्क को भी मान लें तो भाजपा के लिए जो सबसे नाक की सीट थी वो कौन सी थी? वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी तो किसी तरीके से खींच खांच के जीते हैं। अगर प्रधानमंत्री मार्जिन कम हो गया सर, उनका मार्जिन कम हो गया। अगर वहां पर धांधली की जाती, वोट चोरी की जाए, तो मार्जिन तो 12 लाख पहुंच जा रहे थे पिछली बार के 9.5 लाख के मुकाबले। और उसके बाद वहां के वोटरों का जो प्रतिक्रिया थी, जब जो आप अगर याद करिए कि उस समय चैनलों ने, लोग अवाक थे कि अरे मैं वोट देने नहीं गया था और मुझसे तो गलती हो गई, बड़ा पाप हो गया। कि मतलब एक पूरे शहर की प्रतिक्रिया ये थी कि भाई चाय पान की दुकान पे कि यार गलती हो गई, हमको लगा कि मोदी जी के तो इतनी सीटें आई, इतने सीट से तो, इतने वोट से तो जीत ही रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, गर्मी बहुत है, गर्मी के चक्कर में मैं, लोगों ने अपने घर में ही रह गए और सबने यही सोचा कि पड़ोसी वोट दे आया होगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। उस चक्कर में वहां पर ये धोखा हुआ। ये जो एक नमूना उनका घूम रहा है बनारस में, जो अजय राय, तो वो उसको पता चल जाएगा उसकी हैसियत कितनी है। लेकिन उस भाई ऐसे ही चुनावी प्रक्रिया काम करती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए फिर से कहीं ट्यूशन लीजिए। पर सर, अगर अयोध्या की सीट क्यों हरवाती बीजेपी अपने आप को? राम मंदिर बनवाया और आप अयोध्या का नतीजा देख लीजिए। वोट चोरी करने की वहां चोरी क्यों नहीं की? वो 35-37 सीटें कैसे समाजवादी पार्टी को आगे, वोट चोरी हो ही रही थी भाई तो धड़ल्ले से करते ना। एग्जिट पोल तो दिखाई रहे थे 400 पार है बीजेपी और एनडीए, तो 400 पार क्या 500 पार पहुंच जाते वो। उनके पास तो खुला खेल करने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन नहीं हुआ ना। देखिए, अब हम चक्कर क्या है ना कि जब हम ये रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं, तर्क का, जो कुतर्क का रिवर्स तर्क देना शुरू करते हैं, तो बस यहीं पे फंस जाते हैं। राहुल गांधी यही चाहते हैं
कि पूरा देश इस प्रक्रिया में उलझा रहे, उनकी बातों पे बात करता रहे। और राहुल गांधी का इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी जो वो है, वो एक जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का एक वो है कि जब आप बार बार करोगे और तुरंत न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करेगा, तुरंत वॉशिंगटन पोस्ट इसके बारे में छापेगा कि भारत का प्रधानमंत्री तो उनका चुनाव ही संदिग्ध है, भारत की तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध है। यही तो तरीका होता है, तभी तो रिजीम चेंज करते हैं, तभी तो ये आकर तरह तरह की शिकायतें होती हैं। नेपाल में क्या हुआ और बांग्लादेश में क्या हुआ, सब तो उसी की देन है। तो अब ये वही बात है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई करती है तो वो तुरंत हिटलरशाही और तानाशाही के आरोप लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हिटलरशाही और तानाशाही करने का एकाधिकार अब तक भारत में सिर्फ इंदिरा गांधी को रहा है या उनके नाना जी को रहा है, और कोई डंडा चलाएगा तो तुरंत पूरी दुनिया में जो उनका इकोसिस्टम है वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि नहीं नहीं, उनके साथ जाती हो रही है। हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की दलीलें देते हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं तो जांच कराने में हर्ज क्या है। अरे भाई, एक आदमी बार बार झूठ बोल रहा है। बेंगलोर में आपके जितने आपने नाम गिना, एक एक व्यक्ति सामने आया, एक एक व्यक्ति सामने आया। अगर एक व्यक्ति कह देता कि हाँ राहुल गांधी ने मेरा मुद्दा उठाया और मैं सही बात है, मेरा नाम कट गया है, तो आपकी बात मान ली जाती। लेकिन आपके पक्ष में आपके बोले एक एक झूठ खुले, इसके बाद भी निर्लज्ज बेशर्म की तरह से आप खड़े होते हो, पॉकेट में हाथ डालते हो और आप वही तमाशा फिर से घुमाते हो। फिर से बारसी कढ़ी में आपकी उबाल आती है और फिर से पूरा देश उस पर बहस करने लग जाता है। आज हम लोग भी बात कर रहे हैं। तो वही मेरा ये कहना है कि देखिए, राहुल गांधी को अब ये बात समझने की बात है कि अब कहीं ना कहीं सरकारें नहीं कर पाएंगी, कोर्ट नहीं कर पाएगी, चुनाव आयोग भी धमकी देकर रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इस देश की जनता ही अगर राहुल गांधी को इस चीज के लिए प्रतिवाद नहीं करेगी, जो कर रही है भाई, उनको अगर वोट नहीं दे रही है जनता, तो एक जनता का तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्र के शत्रु की तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये देश को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं। और जब तक उसका उत्तर कहीं ना कहीं वही हो, मतलब जिस तरीके से जो तरीका उनका है वही तरीका अगर जनता भी अगर आजमाएगी, तो राहुल गांधी को समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं, जो ये खेल खेल रहे हैं शत्रुओं की तरफ से, वरना इस व्यक्ति ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय जो किया देश के साथ, जी क्या मतलब वो क्या भारत की जनता स्वीकार कर सकती है? अगर स्वीकार कर सकती तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार कर सकती तो फिर उसी भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पानी सर से गुजर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक कॉमेडी है, एक ह्यूमर है उनकी बातों में कि हम उनकी बातों पर हंस सकते हैं, लेकिन कब तक हंसेंगे? नहीं सर, हम उनकी बातों पर हंस नहीं सकते। हमको उनकी बातों को सीरियसली इसलिए लेना है कि वो नेता प्रतिपक्ष है भाई, वो कोई आम सांसद भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है जो हर दूसरे दिन विदेश जाते हैं, किन किन से मिलते हैं, कहां किससे मुलाकातें होती हैं, ये बातें छन छन कर तो सामने आती हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी उन्होंने एक दिन पहले बिहार में एक रैली में क्या कहा कि भारत की सेना को भी 10% लोग ही चला रहे हैं, उन पर भी 10% अगड़ी जातियों का ही दबदबा है। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, सेना में भी बंटवारा चाहते हैं, सेना में भी जातिवाद ला रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न वही बात है कि इससे पहले भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि सेना पे पहली बार उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है एक जगह कार्यक्रम 2024 में, आपको याद होगा कि चुनाव के समय इन्होंने बैठकर कहा कि सैनिकों के ऊपर जो उनके अधिकारी हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो सैनिकों का शोषण कर रहे हैं। ये बात इससे पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था इस देश में कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन या कोई भी जिम्मेदार नेता, मैं कह रहा हूँ कोई छोटा नेता, विधायक, पार्षद भी क्यों बोलेगा, ऐसा कोई स्थिति है नहीं। लेकिन राहुल गांधी बोल सकते हैं, राहुल गांधी तो ये भी बोल सकते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी नहीं पहने दी जा रही है। तो जो व्यक्ति इस तरीके के झूठ बोल सकता है तो कुछ भी बोल सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सेना को लेकर राहुल गांधी ने बोला है, अब पानी मतलब हमेशा जब कोर्ट में जाती है, जब एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक पूर्व डायरेक्टर थे, उनकी शिकायत पे जब उन्होंने एक केस किया था जिसमें लखनऊ कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई थी, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि चीन की सेना जो है हमारी सेना की पिटाई कर रही है, हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही है। तो एक सैनिक के तौर पर उनके हृदय को निश्चित रूप से ठेस पहुंची कि भाई इस व्यक्ति ने जब ये बात कहा, और ये विषय जब गया सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, निचली कोर्ट से होते हुए कोर्ट ने उनको चेतावनी दी, ये भी कहा कि आप आइंदा से इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन अब वही बात है कि अगर कल को कोर्ट उनको कोई सजा दे देगी तो फिर वो विक्टिम प्ले करेंगे, कार्ड लहराएंगे, और फिर एक तो अब ये बारंबार हो रहा है। अगर इस बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब इसको या तो पूरी एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से देखा जाए कि भाई ये व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है, इसकी जांच होकर इसके सारे तथ्य सामने लाए जाए, और या तो फिर अगर ये इस व्यक्ति को जनता जो है वो उसी तरीके से उत्तर दे जिस तरीके से किसी भी आस्तीन के सांप को दिया जाता है। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज ये
ये जो हरियाणा की फाइल खोल कर बैठे थे सर, जिन 5-10 लोगों को, 4-5 लोगों को मंच पर लेकर आए, मैं तो कहती हूँ इनकी टीम को सोचना चाहिए था, इन लोगों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बिहार का मुद्दा उठाना चाहिए था। कल बिहार में पहले दौर का मतदान होना है ना, उससे पहले अगर ये बिहार फाइल खोलते, बिहार में क्या धांधली हुई है, कैसे एसआईआर गलत तरीके से किया गया, अगर उसका 2 केस भी लेकर आ जाते तो बात बन जाती। समझ में आता, राहुल बड़ी गहन चिंतन मनन वाले बड़े सीरियस नेता है सर। वो क्या है, मतलब बात कहाँ की हो रही है, मुद्दा कहाँ का उठाया जा रहा है, इस ऐसी लेट लतीफी से ही अपने आप को एक बड़ा ऐसा नेता बनाना चाहते हैं जो कि कल को पीएम पद का उम्मीदवार बन सकता है विपक्ष का। ऐसे बनेंगे ये नेता? देखिए, राहुल गांधी खुद को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो जब आदमी झूठ बोल रहा होता है तो वो जानता है, फिर झूठ के आसपास बस वो एक चमचों चापलूसों द्वारा दिए गए तर्कों को वो जुटाता है, और फिर बैठ के किसी भी दिन अपने चापलूसों की एक पूरी फौज को लेकर ऐसी कोई प्रेस वार्ता करता है जिसमें सवाल भी सारे, अब देखिए कोई उनसे कोई मतलब कोई प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता कि भाई पिछली बार जो आपने बोला था वो तो गलत निकला राहुल जी। तो पिछले जो झूठों हैं उनका कोई फॉलोअप तो होता नहीं है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो अब देखिए वही बात है ना कि भाई सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम इन्हीं का है, सच्चाई यही है कि सिस्टम इन्हीं का है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हम सोच सकते हैं, जो भी कोई व्यक्ति तार्किक रूप से सोचता है वो सोच सकता है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ मतलब चूंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसे ही नहीं जा सकते ना, आपको कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा, तथ्य चाहिए होंगे। आपको पता है कि तथ्य है नहीं, तो तथ्य नहीं है तो फिर किसको बना सकते हो? मीडिया आपका है, मीडिया आपके साथ खड़ा है, वो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं। देखिए ना, आज मैं देख रहा था भाषा चैनलों की कि वोट चोरी के मामले में, अरे भाई कम से कम भाषा में कथित वोट चोरी के आरोपों के मामले में कुछ तो बातें बोल लो, कुछ तो जोड़ दो उसमें आगे पीछे, लेकिन वोट चोरी के मामले में कहां हुई है वोट चोरी? लेकिन आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी के बातों कैसे, जैसे मतलब एक व्यक्ति कितनी बार झूठा साबित होगा भाई? एक व्यक्ति का एक झूठ अगर सिद्ध हो जाए तो उसकी सारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी को तो वो विशेषाधिकार है कि बार बार झूठ बोल के भी उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। 40 या 50 बार तो लॉन्च हो चुके हैं, आज तक उनका लॉन्च पैडिंग में आज भी तैयार है, फिर से नए लॉन्च के लिए तैयारी में है वो। अच्छा, उनका ये कहना था कि ये तो हरियाणा में हुआ, बिहार में भी यही होने वाला है। अरे भाई, 1 सितंबर में, फिर कह रही हूँ, 1 सितंबर को ड्राफ्ट मिल गया था आपको वोटर लिस्ट का बिहार का। पूरा सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, आज 5 नवंबर है। आपने इतने दिन में अगर गहन चिंतन मनन कर लिया होता, उसको पढ़ लिया होता, तो आप ऐसे 10 लोगों को लाकर खड़ा कर देते ना, तो मान जाते कि आपको पता है कि वहां कितनी धांधली हुई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सर भूमिका बना रहे हैं क्योंकि पता है बिहार हारना है, तो आज भूमिका बन गई कि हरियाणा में जो हुआ वही बिहार में हुआ। अब आप देखिएगा 14 नवंबर के बाद जब वहां पर एनडीए की सरकार बन जाएगी, ये इसी तरह का प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे। उसकी भूमिका तैयार कर ली है राहुल गांधी ने आज। नहीं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा? उन्होंने सब पढ़ा है भाई। जो ये पोलिंग जो ये दी जाती है ना, तो बूथ एजेंट को साइन कराया जाता है। बूथ एजेंट एक एक व्यक्ति को पहचानता है कि मतलब इसमें जो नाम है, ये जितने भी ये महिलाएं जो आज ये स्वीटी और सरस्वती और सीमा है, इनको वो जानता होगा। उसमें फोटो क्यों बदली है, हो सकता है वो ये भी जानता हो कि ये फर्जी वोट है, मैंने ही डलवाया है। जिसने भी, अब देखिए दोनों पार्टी हैं, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, दो बड़ी पार्टियां, कुछ स्थानीय पार्टियां इनेलो जैसी। तो अगर मान लीजिए कि उनके बूथ एजेंट, उनको पता होता कि किस एरिया में हमारा समर्थक है, कहां पे हमारा वोटर बैठा हुआ है, तो जब आपको चुनाव आयोग देता है, जब बीएलओ आपके हाथ में देता है, तो आपसे साइन कराता है। आप तभी विरोध दर्ज करा सकते थे, आपने विरोध दर्ज ही नहीं कर। मतलब इतना बड़ा झूठ इस देश में बार बार बोला और कहा जा रहा है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको तो फिर उन पे बात होनी चाहिए ना कि ये बूथ एजेंट बना रहे हैं, क्या ये लूले लंगड़े हैं, इनको बोलना नहीं आता, इनको लिखना नहीं आता, अनपढ़ है क्या, गंवार है क्या, ये इनको कुछ हाथ पैर नहीं चलता, आंखें नहीं चलती इनकी। तो मतलब सीधी बात है कि अगर आप राजनीति में हो, स्वस्थ हो, पढ़ते लिखते हो, आपको पता है कि भैया ये, तो इसका मतलब आप बेसिकली आप खुद कर रहे हो, आप खुद उस धांधली में आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपने उसको साइन करके लिया है। चंद्र प्रकाश जी, आपको याद है कर्नाटक का एक मंत्री जिसने ये कहा था कि ये अगर धांधली हुई है, जिन जगहों के नाम राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए थे, तो उन्होंने कहा था अगर यहाँ धांधली हुई है तो जिम्मेदारी तो हमारी है, हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए। क्योंकि वहां पर भी जब वोटर लिस्ट बनी थी तो बीएलओ इनके थे ना, सबने दस्तखत किए थे, लेकिन उस मंत्री का क्या हाल हुआ? उससे राहुल गांधी ने डिसमिस कर दिया, उससे इस्तीफा नहीं मांगा गया, उसको बाहर निकाला गया है ह्यूमिलिएट करके। तो इतनी तो बर्दाश्त की इनकी सीमा है, इतने तो सहनशील है, ये सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए।
और जिस आदिवासी दलित शोषित करते रहते हैं, उसी आदिवासी दलित शोषित समाज का वो मंत्री था, और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उस पर कहीं कोई बात नहीं हुई कि ये व्यक्ति एक जिस समाज से एक तो पहले ही राजनीतिक नेतृत्व कम है, जिस समाज के लोग पहले ही सेवाओं में नहीं है, सेना में नहीं, जिसको आप दावा करते हो, तो आप उसको किस तरीके से दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हो। ये बताता है आपके उस सामंतवादी सोच, आपकी उस बीमार मानसिकता का। राहुल गांधी जो बार बार तब प्रदर्शन कर रहे हैं, और आश्चर्य है उन लोगों पे सोचना चाहिए कि जो लोग इस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं और उस व्यक्ति पर विश्वास करके उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में कॉमन सेंस जो एक होता है वो भी अभाव है, तभी तो वरना इस आदमी की दाल गल रही है, काट की हांडी बार बार चढ़ रही है। अगर कह रहे हैं कि 10% लोगों का कब्जा आर्मी पर है, 500 बड़ी बड़ी कंपनियां उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी 10% आबादी का ही कब्जा है। राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर, जब इन्होंने डील किया था अभी आरजेडी के साथ और तेजस्वी का नाम नाना करते करते अनाउंस कर दिया, उस दिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं ये दाव खेला कि हम तो दलित सीएम बनाएंगे? बोलती बंद हो जाती ना तेजस्वी यादव की, बोल देते हम तो दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। आपने किस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान किया था हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, उनके नाम की अनाउंसमेंट नहीं की थी सीएम के तौर पर, सीएम के कैंडिडेट के तौर पर, तब आपको दलित याद नहीं आए, तब ये पिछड़े लोग याद नहीं आए? बिल्कुल। देखिए, अभी बिहार में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका चित्र आप नहीं पहचानती होंगी, आपको पता भी नहीं होगा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। चुनाव का समय है, आप उनके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जानते। उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया है आरजेडी ने। अब सवाल ये है कि आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लोग जानते नहीं, क्योंकि आपने उसको कभी मंच नहीं दिया। आपने उसको सिर्फ वैसे ही बना रखा है जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने बना रखा है, जिनको कभी भी लतिया देते हो, कभी मंच से उतार देते हो, कभी वो यहां से झांक रहे होते, कभी वहां से झांक रहे होते। तो दलित के नाम पर आप जो सारा तमाशा रच रहे हो, वो पूरा तमाशा आपकी ये सच्चाई है, और आप कर रहे हो चूंकि आप कर सकते हो। आप गांधी परिवार हो, आपके नाम के पीछे गांधी लगा है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसकी पोल पट्टी तो उनकी पार्टी के सांसद शशि थरूर ने खोली है ना सर, और कहने की सुनने के लिए बचा क्या है? भाई कांग्रेस पार्टी भी तो वो गांधी परिवार ही चला रहा है। शशि थरूर इलेक्शन में खड़े हो गए थे तो उनके साथ क्या हाल किया, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया? पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। राहुल गांधी देश में डेमोक्रेसी के नाम पर रोना रोते, अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी क्या है सबको पता नहीं। 28 साल तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी रही थी सर। भाई देखिए, इनका राहुल गांधी जो राजीव गांधी फाउंडेशन था, उस पर प्रश्न आया था कि आप इतना दलित दलित करो, ये तो आपके परिवार की जेपी संस्था है, इसमें कौन लोग हैं? वही सुमन दुबे, वही सोनिया गांधी आदिवासी हैं, या ये आपके राहुल गांधी आदिवासी हैं, या उसमें कोई भी, सब उन्हीं जातियों के थे जो जातियों के राहुल गांधी अपने आप को क्लेम करते हैं, जिन जाति का, और या फिर क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनमें कोई SC ST नहीं, कोई OBC नहीं, कोई जो आपकी जेबी संस्थाएं हैं उनमें तो पूरा आपका जहां पे संपत्ति है वहां पर आप एक भी किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हो, कहीं भी OBC नहीं रखना चाहते हो। इतने वर्षों तक आपके नाना जो है वो, उन्होंने काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उस पर कभी OBC का रिजर्वेशन नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर बैठी रही आपकी दादी जी, आपके पिताजी इंटरव्यू देते रहे कि अगर हम OBC रिजर्वेशन दे देंगे तो बुद्धू आ जाएंगे, मतलब बुद्धू इडियट्स बोला था, उनका शब्द था। ये रिपोर्टेड बाकायदे शब्द है कि राजीव गांधी ने कहा था कि पिछड़ों को आरक्षण देने से इडियट्स जो है वो आ जाएंगे सिस्टम में। तो आज आप अगर जब तक आप राहुल गांधी तक जो लोग अधिकारी बने, राहुल गांधी का राजीव गांधी या सोनिया गांधी तक जो लोग अधिकारी में सर्विस में चुने गए थे, वही लोग तो आज सेक्रेटरी हैं, वही लोग तो आज उच्च पदों पे हैं। तो तब तो आप जब कोई SC ST आ रहा था, OBC आ रहा था, तो आप उसको इडियट्स बोल रहे थे। आज आप पूछ रहे हो मोदी से जो खुद OBC है, आज आप उस सरकार से जिसका राष्ट्रपति एक दलित महिला है, आप उस सरकार सवाल पूछ रहे हो। जो व्यक्ति जो चाय बेचकर, जो व्यक्ति सबसे गरीब निचले पायदान से जो व्यक्ति आता है, उस जाति का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है, जिसके जाति का कोई वोट बैंक ही नहीं है, मतलब जो प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं उसका तो कोई वोट बैंक ही नहीं है, उसको लेकर तरह तरह के झूठ, तरह तरह के अपमानजनक बातें, ये सब बताती हैं कि पूरा गांधी परिवार और उनका समर्थक वर्ग, उनका पूरा इकोसिस्टम किस तरीके की बीमार और सामंतवादी सोच से ग्रस्त है, और वो इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और वो ये सब तमाशा करते रहे, मोदी जी भी समझ ही रहे हैं कि ये जब तक कर रहे हैं तब तक वो हारते तो रहेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोगों का मन बेचैन हो जाता है, कई बार लगता है कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन सर हमारा मन बेचैन इसलिए होता है कि आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं, बार बार विदेश में जाकर भाषण देते हैं, घूम घूम कर मंच पर,
और वहां पर भी आप डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं। अरे अपनी पार्टी की डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए ना, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसे टूल किट क्यों आते हैं? आप सेना के मनोबल पर सवाल उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बालाकोट होता है तब सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। आपकी पार्टी का एक पूर्व सांसद संदीप दीक्षित कहता है कि सेनाध्यक्ष तो गली का गुंडा है। ये तो आप करते हैं हमारी सेना के साथ। हमारे सैनिकों के बारे में सोचिए सर, जो सियाचिन में -50 डिग्री में खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं और आप बात कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज त्रिशूल इस वक्त चल रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नो टाइम घोषित किया गया है। उस मनोबल को गिराना चाहते हैं राहुल गांधी। सबको पता है कि सेना में भर्ती कैसे होती है। सेना में कहीं पर भी कोई आरक्षण नहीं है, जो मापदंड को पूरा करता है वो भर्ती हो जाता है। लेकिन पहली बात तो हमें ये दुर्भाग्य है कि हम इस जाति के आधार पर सेना के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय दो चूंकि ब्राह्मण हैं, तो उनको ये चीज दिखाने के लिए एक नैरेटिव बनाने के लिए कि ब्राह्मण सारे सेना में भर गए। अरे भाई, अगर वो अपने, ऐसा तो है नहीं कि उनकी छाती का साइज उनके लिए कम कर दिया गया था, उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट कम कर दी गई थी, या उनकी योग्यता के नियमों में कोई कमी कर दी गई थी। वो जाएंगे, और ऐसा नहीं कि वो पहले हमेशा बनते रहे, वो तो आए हैं, वो चले जाएंगे, अगला आएगा। काबिलियत से वो वहां पे पहुंचे। ऐसा तो नहीं कि आरक्षण था कि नहीं सेनाध्यक्ष के लिए आरक्षण है जी, इस जाति के लिए इतने तब आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और ये वो सिस्टम है जो आप ही के नाना ने बनाया है, आप ही के परिवार ने सो कॉल्ड बनाया है। आप उसी सिस्टम के आधार पर आज आप इस पूरी सेना की संस्था को आप प्रश्न उठा रहे हो। तो आप जिस समय, जब तक बेसिकली राहुल गांधी, वही बात जो बार बार आ रही कि एक अराजकता, एक अराजकतावादी, एक दुष्ट व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी शक्तियों की कठपुतली बन चुका। जिस जेनजी का आह्वान वो कर रहे थे, वही जेनजी इनको सबक सिखाएंगे। ये सत्ता में क्यों नहीं इतने सालों से? क्योंकि जेनजी ने नहीं चाहा। तो अब भी जो बातें राहुल गांधी ने कही है, जेनजी को भड़काने की जो कोशिश की है, वो जेनजी ही इनको सबक सिखाएंगे। कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे इस हाल से। देखिए, आपने सब तो कर लिया ना। आप कभी बॉडी बना रहे हो, कभी जिम में जा रहे हो, कभी आप पानी में कूद रहे हो, कूद रहे हो, समुद्र में कूद रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ। और आप अभी तक जेनजी, जो युवा पीढ़ी, हम लोग जब युवा थे, मतलब युवा मतलब हम लोग जब बच्चे थे तभी ये युवा थे। भाई राहुल गांधी आज से युवा थोड़ी है। राहुल गांधी तो 2000 मतलब मेरे ख्याल से 2010 के बाद से युवा हो गए थे। 15 साल हो गए, एक पूरी पीढ़ी के बाल सफेद हो गए, पूरे लोग बड़े हो गए। राहुल गांधी आज भी युवा हैं, आज भी बॉडी बना रहे हैं। तो राहुल गांधी की यौवन ऐसे ही बना रहे हैं। अब यही कहा जा सकता है, इनकी युवा राजनीति चलती रहे। भाई जेनजी आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? आप उस पीढ़ी से कटे हुए, आपको एक समाना जमाना हो गया। भाई जिस नरेंद्र मोदी आपसे ज्यादा जवान और ज्यादा एक्टिव व्यक्ति हैं, और भी कई सारे आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा एक्टिव और आपसे ज्यादा युवा है। आपने उन सबको मारा है, उन सबको आपने, कई नाम हम लोग जो आज छोड़ चुके हैं पार्टियों में, अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू देते हैं, जिसमें सचिन पायलट जैसे कई नाम भी लिए जाते हैं, जो अभी हैं पार्टी में टिके हुए हैं। उनकी क्या गति है? क्या किसी से छुपी है? वो जेनजी नहीं है, यही जेनजी है। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज बीजेपी में है, केंद्र में मंत्री है, वो भी तो इन्हीं की पार्टी से आते हैं ना। क्या हाल हुआ था उनके साथ एमपी में, क्या वादा किया गया था उनको सीएम बनाने का, और बाद में कमलनाथ को बना दिया गया। तो ये सब कुछ पार्टी के अंदर जो चल रहा है, राहुल गांधी को उस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस तरह के आंकड़े लाकर, जिनका कोई आधार नहीं है, तथ्य नहीं है, उन आंकड़ों के आधार पर वो देश के युवाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे बाज आना चाहिए। अगर उनके पास आंकड़े हैं तो उनको तुरंत उन आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए। चलिए, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए सर। उनकी सांसदी सुप्रीम कोर्ट ने ही बचाई है, तो सुप्रीम कोर्ट पर तो उनको भरोसा होना चाहिए। वहां जाकर ये बात रखनी चाहिए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए कि सच में धांधली हो रही है या नहीं। सिर्फ आरोप लगाकर बड़ी बड़ी बातें करने से बात नहीं बनने वाली है। ये राहुल गांधी को और उनकी टीम को भी समझना चाहिए। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।